जय हिंद। मैं पंकज श्री सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट एकेडमी। आज आप सभी के लिए मैं बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स लेकर के आया हूँ, जिस चैप्टर्स का नाम रक्त है, ब्लड है। और ब्लड से हम ऐसा टॉपिक को कवर करेंगे जिससे कोई भी क्वेश्चंस आल एग्जाम के लिए हम लोग तैयारी हो जाएंगे। ठीक है, आज इस टॉपिक में ये मेरा वीडियो जो होगा ये ब्लड का पार्ट 1 रहेगा। और पार्ट 1 में मैं आपको ब्लड के बारे में जानकारी देंगे। उसके बाद से मैं इसमें आपको प्लाज्मा के बारे में बताएंगे, मैं इसी में आपको सीरम के बारे में बताएंगे। ये 3 टॉपिक इस वीडियो में क्लियर होने वाली है। आइए मैं चर्चा करता हूँ। ठीक है, आइए मेरे दोस्तों, आप देखिए ये ब्लड है। ब्लड को हम 2 भागों में बांट देंगे, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है रुधिराणु, एक होता है अब रुधिराणु को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, और एक होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, देखिए अब हम सबसे पहले जान जाते हैं कि रक्त क्या होता है। रक्त क्या होता है, ठीक है, जिसको हम ब्लड कहते हैं। ब्लड होता क्या है ये हमें जानना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। देखिए ब्लड जो होता है हमारे शरीर के अंदर जो है गैस होती है। ठीक है, गैस होती है। गैस के साथ साथ ऑक्सीजन को ले लेंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, गैस हो जाएगी, ऑक्सीजन हो जाएगी, पोषक पदार्थ हो जाएंगे, पोषक पदार्थ हो जाएंगे, अपशिष्ट पदार्थ हो जाएंगे, अपशिष्ट पदार्थ हो जाएंगे, अपशिष्ट पदार्थ हो जाएंगे। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ हो जाएंगे। इन सारे पदार्थों को क्या करता है, संचरण करता है। बोलेंगे कि रक्त गैस को, ऑक्सीजन को, पोषक पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थों को संचरण करता है। क्या करता है मेरे दोस्तों, संचरण करता है। संचरण करता है, रक्त कहलाता है। क्या कहलाता है, रक्त कहलाता है। आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम अभी इनके बारे में भी चर्चा नहीं कर रहे, अभी हम फिलहाल में चर्चा कर रहे हैं रक्त के बारे में। ठीक है, रक्त होता क्या है, तो रक्त हमारे शरीर के अंदर गैस हो, ऑक्सीजन हो, पोषक पदार्थ हो, अपशिष्ट पदार्थ हो, उन सभी का संचरण कराने का काम करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, रक्त कहते हैं। ठीक है, अब देखिए रक्त से कुछ इंपॉर्टेंट बात जान जाते हैं। रक्त एक मेरे दोस्त यह एक कोलाइड होता है। क्या होता है, ये रक्त एक कोलाइड होता है। ठीक है, रक्त एक क्या होता है, कोलाइड होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपको रक्त जानिएगा कि रक्त जो होता है ना, यह एक संयोजी उत्तक होता है। संयोजी उत्तक होता है मेरे दोस्त, संयोजी उत्तक होता है। 2 बातें आप समझ गए। अभी फिलहाल में आपको ये याद रखना है कि रक्त क्या होता है, तो रक्त एक कोलाइड होता है। ठीक है, कोलाइड होता है। और दूसरी बात है आपको ये याद रखना है कि रक्त जो होता है ना, एक संयोजी उत्तक होता है। ठीक है, यहां तक आप बात समझ गए तो ठीक है। अब हम इसके आगे चलते हैं। ठीक है, अगर हम ऊपर चलते हैं इसके, देखिएगा रक्त की खोज की बात कर लेते हैं। रक्त की खोज किसने किया था। ठीक है, यह आप सब लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसके आगे हम चल रहे हैं। देखिए रक्त की खोज की बात कर लेते हैं। 3 वैज्ञानिक को आप याद रखिएगा। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। आपको रक्त चैप्टर में ना 3 ही वैज्ञानिक मिलेंगे। पहला की अगर बात करते हैं, सबसे पहले आपको मिलेंगे लैड स्टीनर मिलेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पर मिलेंगे विलियम्स हार्वे मिलेंगे। ठीक है, और तीसरे नंबर पर एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है बीनस। ठीक है, बीनस। 3 वैज्ञानिक को आपको पढ़ना है। देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमने बताया कि रक्त होता क्या है। तो रक्त मेरे दोस्तों, रक्त गैस हो, ऑक्सीजन से, उसके साथ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं और जो पोषक पदार्थ होते हैं उनका क्या करता है, संचरण करता है, रक्त कहलाता है। ठीक है, रक्त से 2 इंपॉर्टेंट बातें आप सभी लोग याद रखिएगा। रक्त एक कोलाइड होता है और दूसरा रक्त एक संयोजी उत्तक भी होता है। ठीक है, यहां तक आप बात समझ गए। अब देखिएगा, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि रक्त की खोज किसने किया था। मेरे दोस्त रक्त की खोज 3 वैज्ञानिकों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम सबसे पहले वैज्ञानिक की बात करते हैं, लैड स्टीनर आएंगे। दूसरे नंबर पर मेरे दोस्तों जिसका नाम है विलियम्स हार्वे, और तीसरे नंबर पर वैज्ञानिक है जिसका नाम है बीनस। ठीक है, 3 वैज्ञानिक आप लोग याद रखिएगा। अब तीनों वैज्ञानिक ने दिया किया है, किस चीज का खोज किया है, उनके बारे में हम लोग डिटेल्स से चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा लैड स्टीनर की अगर बात करते हैं 1628 में, कब, 1628 में। ठीक है, 1628 में इन्होंने रक्त समूह का खोज किया था। किसका खोज किया था, रक्त समूह का खोज किया था। ठीक है, पूछ दिया जाएगा कि रक्त समूह का खोज किसने किया था, लैड स्टीनर ने किया था। ठीक है, अब देखिए
ये विलियम्स हार्वे ने किस चीज का खोज किया था? रक्त परिसंचरण तंत्र का किया था। रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया था, ठीक है, जिसको हम इसी को हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है। वीनस ने किस चीज का खोज किया था सर? तो देखिएगा RH फैक्टर का खोज किया था, ठीक है, RH फैक्टर का खोज किया था, ठीक है, जो एक रिसस नामक बंदर में देखा गया था। बात समझ रहे? रिसस नामक बंदर में ही RH फैक्टर देखा गया था। तो आई होप कि आप 3 वैज्ञानिकों को विधिवत तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं लेड स्टीनर वही है जिन्होंने रक्त समूह का खोज किया था। आप सभी को पता ही है कि रक्त समूह कितने होते हैं, ठीक है। रक्त समूह मेरे दोस्तों 4 होते हैं। ब्लड ग्रुप का नाम सुने ही होंगे आप लोग। ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O, ठीक है। ये रक्त समूह वाला जो है ना, लेड स्टीनर वाला, इनका जो मेरा पार्ट आएगा, आगे वीडियो जाएगा, उसमें मैं पूरा समूह के बारे में बताएंगे, ठीक है, कौन सा ग्रुप को क्या रोल करता है, ठीक है, कैसे हम लोग अपना ब्लड खुद ही चेक कर लेंगे, ठीक है, हम बताएंगे, आगे वीडियो में बताएंगे, ठीक है। फिलहाल में अभी हम लोग इनसे इसका रिलेटेड समझ जाएंगे, ठीक है। अभी रक्त हम पढ़ रहे हैं, रक्त की अच्छा से जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। आइए देखिए, अब देखिए, ये आप समझ गए ना, ये आप समझ गए तो ठीक है, इसको कॉपी में क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम कुछ और अच्छा देखिए, ये जो वैज्ञानिक है ना विलियम्स हार्वे ने ही ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्या मेरे दोस्तों? तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यह एक परिवहन की तरह काम करता है, ठीक है, परिवहन की तरह काम करता है। परिवहन समझ रहे हैं? किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जिस वस्तु का प्रयोग किया जाता है ना, परिवहन कहलाता है, ठीक है। यही विलियम्स हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र को 3 भागों में बांटा था। एक था ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा था क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और तीसरा था मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी अगर हम खुला परिसंचरण तंत्र, दूसरा हो जाएगा बंद परिसंचरण तंत्र और तीसरा हो जाएगा मिश्रित परिसंचरण तंत्र। तो विलियम्स हार्वे ने ही दिया था और 3 भागों में बांटा था। तो विलियम्स हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र को 3 भागों में बांटा था और लेड स्टीनर ने रक्त समूह को 4 भागों में बांटा था। इस बात को याद रखेगा। और वीनस तो आप लोग को पता ही हो गया कि RH फैक्टर की खोज किए थे, ठीक है, यहां तक ठीक है। तो आगे चल रहे हैं, ठीक है। खोज से कोई भी डाउट रहेगा तो बताइएगा मेरे दोस्त। अब देखिए, अब हम कुछ और रक्त के बारे में इंपोर्टेंट जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। रक्त देखिए मेरे दोस्त, अब देखिए, ये जो रक्त आपको दिख रहा है ना, रक्त का अगर हम pH मान की बात कर लेते हैं, pH मान कितना होता है मेरे दोस्त? तो देखिएगा 7.4 होता है। काफी सारे बच्चों को डाउट्स होता है कि सर दूध का pH मान, ठीक है, दूध का pH मान और रक्त का pH मान में काफी डाउट्स होता है। देखिएगा, दूध का pH मान 6.4 होता है और रक्त का pH मान 7 क्या होता है? 4 होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखिए डाउट क्लियर कराना है। देखिए, ये 6.4 कहने का मतलब है कि ये 64 रुपया और ये क्या है? 74 रुपया है। अच्छा आप बताइएगा दूध महंगा मिलेगा कि रक्त महंगा मिलेगा? रक्त महंगा मिलेगा। इसका मतलब कि रक्त का pH मान कितना हो जाएगा? 74 यानी 7.4 हो जाएगा। और दूध कभी भी रक्त सस्ता मिलेगा, तो ये क्या है कि 6.4 हो जाएगा, ठीक है। ये डाउट आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब रक्त से एक क्वेश्चन आता है ना, कि सर रक्त ना शरीर के अंदर जो हमारा शरीर का वेट है, इसमें रक्त का कितना % भाग होता है? मेरे दोस्त याद रखिएगा, मानव शरीर के कुल भार में 60% रक्त का भार होता है। तो रक्त का भाग होता है, ठीक है। रक्त का भाग पूछ दिया जाएगा कि मानव शरीर में रक्त का भाग कितना % होता है? 7% होता है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा बात यहीं पे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि ये 7% है। अच्छा सर, मानव शरीर में स्वस्थ मानव शरीर में रक्त कितना उपस्थित होता है? तो देखिए, अगर हम स्वस्थ मानव शरीर की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो इसमें रक्त जो उपस्थित होता है मेरे दोस्त 5.5 लीटर होता है। कितना होता है? 5.5 लीटर होता है, ठीक है। स्वस्थ मानव शरीर में रक्त 5.5 लीटर होता है। अब एक चीज और यहाँ पे पूछा जाता है कि जो पुरुषों हैं, तो पुरुषों में कितना रक्त पाया जाता है और महिलाओं में? तो देखिए मेरे दोस्त, स्वस्थ मानव शरीर में अगर पुरुष की अगर बात करते हैं तो पुरुष में 5.5 लीटर रक्त पाया जाता है और महिलाओं में ना वही आधा लीटर का पाया जाता है, कम पाया जाता है, ठीक है। तो हर चीज में महिलाएं का कहीं ना कहीं अब देखेंगे तो उनका, जैसे हार्टी को ले लेंगे तो जो पुरुष होता है उसका 300 ग्राम का होता है, लेकिन महिलाओं का क्या होता है? 250 ग्राम का होता है। तो यहीं पर भी आप देख रहे हैं
कि मानव शरीर में अगर पुरुष में रक्त जो है वो 5.5 लीटर पाया जाएगा तो महिलाओं में 5 लीटर पाया जाएगा, ठीक है। लेकिन महिलाएं एक चीज में आगे होती है, बदकुचन करना में, ठीक है, आपको ये पता है, ठीक है। चलिए, वे उसी चीज में आगे होती है। अच्छा, यहाँ तक बात समझ गए तो ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब और भी पूछा जाता है, ठीक है, और भी पूछा जाता है। देखिएगा, रक्त जो है ना, रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है, ठीक है। रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है मेरे दोस्त? तो देखिएगा, रक्त का निर्माण ना मीसोडर्म में होता है। अगर छोटा बच्चा है ना, जिसे अगर भ्रूण को जानते हैं, भ्रूण 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 यानी बच्चा, ठीक है, बच्चा में ना रक्त का जो निर्माण होता है, रक्त का जो निर्माण होता है ना, वह मीसोडर्म में होता है, मीसोडर्म में होता है। कहाँ पे होता है मेरे दोस्त? मीसोडर्म में होता है, ठीक है। लेकिन वयस्क की अगर बात कर लेते हैं, वयस्क मानव में जो रक्त का निर्माण होता है ना, वह याद रखिएगा अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर होता है मेरे दोस्तों? अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, यहीं से और एक क्वेश्चन आता है कि रक्त कहाँ जमा रहता है, कहाँ जमा रहता है, ठीक है, कहाँ जमा रहता है। तो याद रखिएगा, रक्त कहाँ जमा रहता है तो मेरे दोस्तों देखिए, ये कहाँ जमा रहता है तो हम इसको पलिहा कहते हैं। क्या कहते हैं? पलिहा कहते हैं, या स्प्लीन का नाम सुने ही होंगे, SPLEEN, स्प्लीन, ठीक है, स्प्लीन कहते हैं, या इसका एक और नाम है जिसको हम तिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? तिल्ली कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हमने रख दिया, ठीक है। 3 क्वेश्चन हमने आपके सामने रख दिया। भ्रूण जो बच्चा होता है ना, बच्चा जो भ्रूण अवस्था में रक्त कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पे निर्माण होता है? मीसोडर्म में निर्माण होता है। वयस्क अगर हम लोग की बात करते हैं, हम लोग का जो रक्त कहाँ पे बनता होगा तो अस्थि मज्जा में बनता है, ठीक है। और रक्त कहाँ पे इकट्ठा होता है तो रक्त कहाँ पे इकट्ठा होता है तो पलिहा यानी स्प्लीन में इकट्ठा होता है। जैसे आपको पता है, जैसे आपको यह भी तो पता ही होगा, ठीक है, ये आपको पता है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये आहार नाल है, क्या है मेरे दोस्तों? ये आहार नाल है, ठीक है, ये आहार नाल है, ठीक है। देखिएगा, थोड़ा सा हम आपको एक डाउट्स क्लियर करा देते हैं, ठीक है। देखिए, ये जैसे ये जो आपको दिख रहा है, ये डायग्राम ऐसे ऐसे, ठीक है। ये देखिए, ये मुख्य गुहा होती है, मुख्य गुहा से भोजन ग्रसनी में आता है, ग्रसनी के बाद से पेट में आ जाता है, पेट में यहाँ पर अमाशय होता है, ठीक है, अग्नाशय होता है, ये अमाशय को पेट को कहते हैं और ये अग्नाशय होता है। इसके बाद से ये जो आपको दिख रहा है ना, छोटी आंत होती है, बगल में बड़ी आंत होती है, ठीक है, ये गुदा द्वार होता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, यही होता है, जैसे पीत, ये यकृत होती है, क्या होती है? यकृत। और यकृत क्या करती है? पीत का निर्माण करती है, और यही पीत का निर्माण करती है ना, तो यकृत आगे आता है और आकर के कहाँ पे स्टोर हो जाता है? आगे आकर के पित्ताशय में स्टोर हो जाता है। यानी एक यकृत जो होता है ना, पीत को निकालता है और पीत कहाँ पे इकट्ठा होता है? पित्ताशय में। उसी तरह से आपको पता हो गया, कि जो रक्त होता है ना, रक्त का निर्माण अस्थि या मीसोडर्म में होता है, अस्थि मज्जा या मीसोडर्म में होता है, और कहाँ पे निर्माण होता है? पलिया में होता है, ठीक है। ये डाउट्स आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ये डाउट्स आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग रक्त को 2 भागों में बांट देंगे, ठीक है। एक होता है प्लाज्मा और एक होता है रुधिराणु। रुधिराणु को इंग्लिश में कार्पोसेल्स कहते हैं, ठीक है, कार्पोसेल्स कहते हैं। देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं भर भर के कि प्लाज्मा रक्त में कितने % पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा 55 से 60% तक प्लाज्मा पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 55 से 60% तक प्लाज्मा पाया जाता है, ठीक है। रुधिराणु कितना % पाया जाता है? रुधिराणु, तो मेरे दोस्त अगर ये 55 से 60% है ना, तो ये आप सभी को पता ही है कि ये आपको 40 से 45%, 40 से 45%, ठीक है, 40 से 45% पाया जाता है। क्या? तो ज्यादातर पूछा जाता है कि प्लाज्मा रक्त में प्लाज्मा कितना % पाया जाता है, तो 55 से 60 याद रखेगा। और रुधिराणु पूछ देगा कार्पोसेल्स, ठीक है, कितना पाया जाता है, तो 40 से 45 पाया जाता है, ठीक है। अगर हम प्लाज्मा को 2 भागों में बांट देंगे, ठीक है, याद रखने के लिए यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। प्लाज्मा को 2 भागों में बांट देंगे, एक होता है जल, और दूसरा होता है प्रोटीन, और प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट,
कार्बोहाइड्रेट याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ से पूछा जाता है कि जो प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा में जल कितना पाया जाता है, तो याद रखिएगा जल मेरे दोस्त 90% पाया जाता है, ठीक है। प्लाज्मा में जल कितने पाए जाते हैं, 90% पाए जाते हैं, बच गए कितना 10%, और 10% ही क्या पाए जाते हैं, 10% ही क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं 10%, ठीक है 10%। अब देखिए, अब इधर का हम पूरा क्वेश्चन, अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा, प्लाज्मा से जितना क्वेश्चन हो सकते हैं हम बताएंगे, ठीक है। अभी 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 तो ये सब बांट दिए अलग अलग, ठीक है। अब हम इधर आते हैं, रुधिराणु को देखते हैं। रुधिराणु यानी कार्पोसेल्स, यह रक्त में जो कार्पोसेल्स रुधिराणु कितने होते हैं, 40 से 45%। पूछ दीजिएगा कि रुधिराणु को कितने भागों में बांटते हैं, तो रुधिराणु को 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। एक होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। आगे जो वीडियो आएगी ना उसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के बारे में जानकारी देंगे, ठीक है। और एक वीडियो आएगी जिसमें हम रक्त समूह के बारे में देंगे, तब हमारा ब्लड चैप्टर जो होगा क्या होगा, कंप्लीट होगा। अब थोड़ा सा याद रखिएगा, आरबीसी को हम ना एरिथ्रोसाइट कहते हैं, एरिथ्रोसाइट कहते हैं, एरिथ्रोसाइट कहते हैं, ठीक है, एरिथ्रोसाइट कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। ये है डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं, ठीक है। और इसको हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। तो ये हमने भी दो तरीके से पढ़ लिए थे। सो रक्त के भाग हमने बांटे थे प्लाज्मा, और प्लाज्मा के बाद से हमने पढ़ लिए हैं जो रुधिराणु, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा में भी दो तरीके से हम जानते हैं कि प्लाज्मा होता है, कि हमने बताया था कि जो प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा में 10 जल कितना पाए जाते हैं, 90% पाए जाते हैं, ठीक है। टोटल अगर रक्त की बात करते हैं, रक्त में प्लाज्मा कितना परसेंट पाया जाता है, तो हमने बताया था कि ये 55 से लेकर के 60% तक पाए जाते हैं, ठीक है। अब याद रखिएगा प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा में 2 प्रोटीन पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं मेरे दोस्त, 2 प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। प्रोटीन पाए जाते हैं, 2 प्रोटीन पाए जाते हैं, याद रखिएगा, एक का नाम और दूसरा का नाम। पहलका का नाम होता है प्रोथोम्बिन होता है, ठीक है। और दूसरा का नाम होता है फेब्रिनोजेन, प्रोथोम्बिन होता है और दूसरा का नाम फेब्रिनोजोन होता है। 2 प्रोटीन पाए जाते हैं, एक का नाम होता है प्रोथोम्बिन और दूसरा का नाम होता है फेब्रिनोजोन होता है, ठीक है। इसके बाद से अगर इसके हम बात कर लेते हैं, कार्य की बात कर लेते हैं, तो ये मेरे दोस्त रक्त का थक्का बनाता है, रक्त का थक्का बनाता है, ठीक है। रक्त का थक्का बनाता है, याद रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन में कि रक्त का थक्का कौन बनाता है, तो प्लाज्मा बनाता है, ठीक है। इसके बाद से इसको याद रखिएगा, यह रक्त का महत्वपूर्ण भाग होता है, क्या होता है, रक्त का महत्वपूर्ण भाग होता है, ठीक है, भाग होता है। तो आप प्लाज्मा को भी 2 तरीके से समझ गए, ठीक है। अब हम चल रहे हैं सीरम के बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए सीरम क्या होता है, ठीक है। सीरम मेरे दोस्त याद रखिएगा, सीरम क्या होता है। देखिए सीरम की अगर हम बात कर लेते हैं, तो देखिए जो हम प्लाज्मा में जो 2 प्रोटीन पाए जाते हैं ना, उसमें से जो फेब्रिनोजोन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा में जो 2 प्रोटीन पाए जाते हैं, एक था प्रोथोम्बिन, ठीक है, प्रोथोम्बिन, और दूसरा था फेब्रिनोजोन, ठीक है, फेब्रिनोजोन। इस प्रोटीन को हमको नहीं लेना, जो रक्त होता है ना, रक्त और रक्त में से ना इसको हम जब निकाल देंगे, किसको निकाल देंगे, फेब्रिनोजोन को हम निकाल देते हैं ना, तो वही क्या होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त, क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है, ठीक है। यही हमारा क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है, ठीक है, सीरम कहलाता है, याद रखिएगा, सीरम कहलाता है, ठीक है। जब हम प्लाज्मा में से फेब्रिनोजोन प्रोटीन को निकाल देते हैं, तो बचा हुआ भाग क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है, ठीक है। और इसका हम कहाँ पे प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो प्रयोग हम इसी का प्रयोग करते हैं मेरे दोस्त, बीमारी की जांच में। कहाँ पे प्रयोग करते हैं, बीमारी की जांच में प्रयोग करते हैं, ठीक है। बीमारी की जांच में हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। हमने बता दिया है, हमने रक्त के बारे में बता दिया, रक्त के खोज के बारे में बता दिया, हमने प्लाज्मा के बारे में बता दिया, हमने
सीरम के बारे में बता दिया, ठीक है। जो मेरी आने वाली वीडियो होगी आगे उस पार्ट टू उसमें हम बताएंगे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में जानकारी दे देंगे। फिर एक हमारी वीडियो आएगी जिसमें आप सभी को हम रक्त समूह के बारे में बता देंगे, कैसे रक्त को कैसे चेक किया जाता है, कैसे किसी व्यक्ति का ग्रुप आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, ठीक है। सब कुछ हम बता देंगे आप सभी को। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे पार्ट 2 वीडियो का इंतजार करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट डे।